डूइंग बच्चों, कैसे हो? मस्त, अच्छे होने चाहिए। आज मैं आपको आपके 10th क्लास का क्रैश कोर्स कराऊंगा। क्रैश कोर्स का मतलब होता है कि आपकी जो भी पॉइंट्स हैं इंपॉर्टेंट्स, तो मैंने पहले चैप्टर करा चुका है आपका, तो जो भी मुझे इंपॉर्टेंट लगता है वो जल्दी से रिवाइज कराऊंगा आपको। तो ध्यान रखें। उससे पहले एक इम्पोर्टेंट बात आपको स्कूल बंद है और पता भी है क्या कारण है, किस वजह से बंद है, कोरोना वायरस की वजह से बंद। तो सर ने भी पहले आपको आगे दिया होगा इसके बारे में, कैसे आपको पालन करना है, कैसे घर से बाहर नहीं निकलना है। इम्पोर्टेंट कार्यों पर ही, ज़्यादा ही इम्पोर्टेंट कार्य है तभी आप घर से बाहर निकलो। घर से बाहर निकलो तो मुँह पर मास्क होना चाहिए, प्रॉपर आप ढके हुए होने चाहिए, और घर पर आओ तो उस मास्क को उतारने के बाद हाथ को 20 से 25 सेकंड तक आपको हाथ धोना है। मैं आशा करता हूँ आप सभी फॉलो करोगे। आइए चलते हैं अपने कोर्स की तरफ। क्लास 10th का आज मैंने इकोनॉमिक्स एसएसटी के अंदर इकोनॉमिक सब्जेक्ट जो है उसका जो लेसन है फर्स्ट, जिसका नाम है डेवलपमेंट, वो क्रैश कोर्स कराने की स्टार्ट किया है। और कोशिश करता हूँ मैं, आपको लगता है, मुझे लगता है कि आप जो मैं समझाऊंगा समझ में आएगा आपको। तो लाइव क्लासेस सारे बच्चे जल्दी फटाफट आइए। पहले भी मैंने आपको इसकी ऑडियो डाली थी क्योंकि मैं यहाँ पर था नहीं, आप क्लास स्कूल में आ रहा हूँ, तो उसमें ऑडियो थी, यूट्यूब पर ऑडियो किया गया था और कुछ उसमें चेंजेस किए गए थे हमारे स्कूल के द्वारा। मतलब उसमें कुछ लगाया गया था, बीच में बुक्स का कुछ मैटर लगाया गया। आवाज़ पर मेरी थी, मेरी शक्ल दिखाई नहीं दे रही थी आपको। तो मैं चाहता हूँ अब जो मैं दोबारा से इस क्रैश कोर्स को स्टार्ट कर रहा हूँ, सारे बच्चे ध्यान दें इस तरफ। जो भी आपके डाउट पहले क्लियर नहीं हो पाए थे वो कोर्स में क्लियर हो जाएंगे। आ जाइए स्टार्ट करते हैं क्लास को। सारे बच्चे रेडी हैं? वेरी गुड। लेसन फर्स्ट का नाम है डेवलपमेंट। डेवलपमेंट मीन्स होता है, हिंदी में कहते हैं विकास। विकास क्या होता है? विकास का डेवलपमेंट मतलब होता है पहले से कोई भी चीज बेहतर होना, है ना। जैसे फॉर एग्जांपल लेता हूँ मैं आपको, एक बच्चा है, आपके स्कूल का बच्चा है जो पहले इंग्लिश पढ़ना या लिखना नहीं जानता। अब क्या हुआ, टीचर्स ने उसका मनोबल बढ़ाया, उसे बताया बेटा ऐसे ये कहते हैं, इसको मीनिंग्स याद कराए, और धीरे धीरे उसने उसको रीडिंग करना चालू कर दिया इंग्लिश को। और उसके बाद क्या हुआ, धीरे धीरे उसने लिखना भी चालू कर दिया। 1 साल 2 साल लगे पर उसने धीरे धीरे प्रोग्रेस की। उस चीज पर डेवलपमेंट आया, मैंने पहले से बेहतर हो गया हो, उससे डेवलपमेंट कहा जाता है। अब ये तो एक बच्चे का उदाहरण है, कोई भी चीज, किसी भी चीज में डेवलपमेंट, किसी भी चीज में पहले से बेहतर कुछ चीज है। तो हर एक किसी के लिए डेवलपमेंट गोल्स अलग अलग होते हैं, यानी गोल्स जो होते हैं वो अलग अलग होते हैं। जैसे आपका भी गोल क्या है कि 10th पास करना है, अच्छी परसेंटेज लेके आनी है, फिर 11th में साइंस या फिर कॉमर्स या फिर आर्ट जो भी लेना है आपको वो लेना है, परसेंटेज आएगी अच्छी तो आपको अच्छे स्कूल्स में एडमिशन मिलेगा। तो गोल्स क्या है वो अलग अलग होते हैं। किसी फैक्ट्री में वर्कर काम कर रहा है तो उसका गोल क्या है कि मुझे इतना प्रोडक्शन करना है, इतना प्रोडक्शन करेगा तो मैं करूँगा तो मुझे और ऊपर प्रतिफल पदोन्नत किया जाएगा, ऊपर और बढ़ा दिया जाएगा। किसी ऑफिसर है, उसका काम क्या होता है कि सारी फाइल्स को देखना। यानी सबके गोल्स क्या होते हैं, डेवलपमेंट गोल्स क्या होते हैं, वो अलग अलग होते हैं। तो एक बात समझो, अगर किसी व्यक्ति के लिए वो डेवलपमेंट है, अगर कोई व्यक्ति है, अगर वो समझ रहा है कि मेरे पैसे डेवलपमेंट हुआ, पैसे में इंक्रीमेंट हुआ, किसी भी चीज में गया कहीं पर भी उसको पैसे में इंक्रीमेंट, उसका मतलब क्या, वो सोच रहा है मेरा डेवलपमेंट हुआ, परंतु उसका डेवलपमेंट किसी व्यक्ति के लिए हानिकारक हो सकता है, दूसरे व्यक्ति के लिए। कैसे हो सकता है बताओ जरा। पहले अगर कोई व्यक्ति काम कर रहा है जिसकी सैलरी 5000 रुपीज या 8000 रुपीज थी, 8000 मान 8000 थी, और 2 साल बाद या 3 साल बाद उसकी सैलरी 15,000 हो गई, डेवलपमेंट हुआ, उसका डेवलपमेंट हुआ ना। कैसे हुआ, पहले 8000 थी और 15,000 हो गई। परंतु अब मैंने बताया आपको एक पॉइंट कि दूसरे व्यक्ति के लिए वो डेवलपमेंट नहीं हो सकता है, वो नीचे जा सकता है या फिर दूसरे से निकल सकता है। कैसे, अब 15,000 अगर सैलरी उसको दे रहा है कहीं पर, तो इसका मतलब क्या है, उस पर वर्क का जो लोड है वो और डाला जाएगा। वर्क का लोड डाला जाएगा तो मतलब ये हुआ कि जो उसके जो एक व्यक्ति यहाँ पर काम कर रहा है,
एक व्यक्ति काम कर रहा है, उसके साथ में जो आदमी काम कर रहा है, कोई भी नीचे कलीग काम कर रहा है, इसका मतलब क्या है, उसका भी भार उसको दिया जाएगा और जो व्यक्ति उसके साथ में काम करता है उसको निकाला जाएगा। समझ में आया? मतलब क्या है, उसके पीछे कोई आदमी काम कर रहा है या साथ में कोई काम कर रहा था, उसको रिजाइन दे दिया जाएगा, उससे कहा जाएगा कि आप उसका भी काम कीजिए और आपको 15,000 सैलरी हम देंगे। तो इस व्यक्ति का तो डेवलपमेंट है, पर जो साथ में उसके आदमी जो था उसका क्या है, वो डेवलपमेंट नहीं है। समझ में आया? तो मेरा कहने का मतलब ये है, अगर किसी व्यक्ति के लिए कोई डेवलपमेंट है दूसरे व्यक्ति के लिए, वो जरूरी नहीं है कि वो डेवलपमेंट उसके लिए अच्छा हो दूसरे व्यक्ति। तो डेवलपमेंट जो होता है वो दो चीजों पर डिपेंड करता है। पहला होता है नॉन मटेरियल थिंग्स और सेकंड है मटेरियल थिंग्स। मटेरियल थिंग्स के अंदर क्या आता है, मनी हो गया, कार हो गया, हाउस है, ये सब इसमें आता है मनी के, उसके मटेरियल थिंग्स के अंदर आता है। नॉन मटेरियल थिंग्स के अंदर फ्रीडम है, इक्वलिटी है, रेस्पेक्ट है, ये सारी चीजें इसमें आता है, नॉन मटेरियल थिंग्स के अंदर आता है। तो आप लोगों ने सुना होगा कि यूएसए एक डेवलप्ड कंट्री है और इंडिया एक क्या है, डेवलपिंग कंट्री है, विकसित हो रहा है, और यूएसए क्या है, विकसित हो चुका है। तो एक क्वेश्चन आता है बेटा कि हम लोग कंट्रीज की डेवलपमेंट को कैसे कंपेयर करते हैं। अगर कोई कंट्री विकसित है या विकसित हो रही है तो उसके डेवलपमेंट को कैसे तुलना की जाएगी, डेवलपमेंट कैसे हुआ है, डेवलप्ड है या नहीं। तो उसका आंसर है कि हम लोगों की जो कंट्री में जो लोग रहने वाले हैं उनकी इनकम, उनकी आय जो है उसको कंपेयर करते हैं। क्योंकि जो कंट्री ज़्यादा पैसा कमाती है, जो कंट्री ज़्यादा पैसा कमाती है और वो ज़्यादा डेवलप्ड होती है, उसका कंट्री में इनकम ज़्यादा होगी तो डेवलप ऑटोमेटिकली हो जाएगी। क्योंकि पैसे से ही सब कुछ होता है और पैसे से ही इंसान की ज़रूरतें पूरी होती हैं। अगर उसके पास मनी होगा तो जो भी उसके रिक्वायरमेंट्स हैं, जो भी उसकी नीड है, वो सारी पूरी हो जाएगी। तो किसी भी कंट्री की एवरेज इनकम ऑफ कंट्री निकालना है, एवरेज इनकम ऑफ कंट्री अगर निकालना है तो उसका फॉर्मूला है, वो ध्यान से सारे बच्चे नोट कर रहे हैं। औसतन आय किसी भी देश की निकालने के लिए हमें, और तो पर कैपिटा इनकम भी कहते हैं, यानी एवरेज इनकम ऑफ कंट्री, या उसको हम कहते हैं पर कैपिटा इनकम। ठीक है, यानी एवरेज कैपिटल ऑफ, एवरेज इनकम ऑफ कंट्री कह लो या फिर पर कैपिटा इनकम, इसका मतलब सेम ही होता है। इसको निकालने के लिए फॉर्मूला जो लगता है, उसका फॉर्मूला है टोटल इनकम ऑफ पीपल अपॉन टोटल नंबर ऑफ पीपल। आपने मैथ में किया होगा, एवरेज निकालने के लिए निकालते हो आप, कितनी परसेंटेज है, कितना क्या है, तो यही भी सेम ही है इस प्रकार से। तो उसको नोट करें सारे बच्चे, एवरेज इनकम ऑफ कंट्री या फिर पर कैपिटा ऑफ इनकम किसी निकालने कंट्री की, तो टोटल इनकम ऑफ पीपल अपॉन टोटल नंबर ऑफ पीपल। तो अब ये एक सर्वे किया गया था, उस सर्वे में ये बताया गया जिन कंट्रीज की पर कैपिटा इनकम 12736 डॉलर से ऊपर होती है, उससे क्या होती है, ऊपर होती है, वो कंट्री जो होती है वो रिच कंट्री के अंदर आती है या डेवलप्ड कंट्री के अंदर आती है। ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए
क्वेश्चन आता है अभी, तो आपको याद रखना है जिन कंट्रीज की इनकम पर कैपिटा इनकम $12736 से ऊपर होती है वो रिच कंट्रीज के अंदर आती हैं, और जिन कंट्रीज की पर कैपिटा इनकम $1045 से कम होती है, डॉलर से कम होती हैं, वो इसमें आती है पुअर कंट्रीज के अंदर आती है, यानी गरीब देश कहलाए जाते हैं। ठीक है, तो याद रखना है आपको कि पुअर कंट्रीज को किस में आती हैं और रिच कंट्रीज किस में आती हैं, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, जिन कंट्रीज की पर कैपिटा इनकम निकालने की बात, ये निकालना हमने एवरेज फॉर्मूला लगा दिया इसका, और निकालने के बाद इससे अगर ऊपर आ रहा है तो वो कंट्री क्या है, रिच कंट्री है, और अगर इससे नीचे आ रहा है, इससे 1045 से कम आ रहा है, तो वो किस में आती है, किस कैटेगरी में आती है, पुअर कंट्रीज के अंदर आती है। तो इंडिया की जो पर कैपिटा इनकम, इंडिया में रहते हैं तो इंडिया की बात करते हैं, इंडिया की जो पर कैपिटा इनकम है वो है 1570, क्या है, $1570। इंडिया की पर कैपिटा इनकम जो है वो है $1570। ठीक है, तो ये जो निकाला गया, सर्वे किया गया था, वो 2013 ईयर में किया गया, 2013 के साल में किया गया था, और ऑलमोस्ट 90% कंट्री जो है, लगभग 90% कंट्री जो है वो रिच होती हैं। 90% डेवलप्ड कंट्रीज जो है वो रिच होती हैं। क्यों होती हैं? क्योंकि डेवलप्ड कंट्रीज रिच होती हैं। क्यों होती है? क्योंकि उनकी पर कैपिटा इनकम किससे ज़्यादा होती है, 12736 से ज़्यादा होती है। नेक्स्ट टॉपिक लेते हैं हम, इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट, IMR। इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट, IMR क्या है? सुनो सारे बच्चे ध्यान से, ध्यान देना बेटा, इम्पोर्टेंट है ये, एग्जाम्स में भी ज़्यादातर आता है। IMR क्या होता है? IMR की फुल फॉर्म होती है इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट। ठीक है, ये इंडिकेट करता है कि जो लोग हैं, बच्चे, नंबर ऑफ चिल्ड्रंस दैट डाई बिफोर द एज ऑफ 1, यानी ऐसे बच्चे जो 1 साल से पहले मर गए। ठीक है, 100 बच्चे हुए, मान लो 100 बच्चों में से ऐसे बच्चे कितने हैं जो कि 1 साल से पहले मर गए, यानी कि उस साल में कितने बच्चे हुए थे। जैसे मान लो कि हम 2019 की बात करते हैं, और 19 में उस साल में कितने बच्चे पैदा हुए हमारे देश के अंदर, और पैदा होने के अंदर 1 साल के अंदर जो बच्चे, 1 ईयर के अंदर जो बच्चे मर गए, ये निकाला जाता है इसके अंदर। ठीक है, नेट अटेंडेंस रेशियो, ये क्या होता है? 8% ऑफ चिल्ड्रंस attending school at the age of 14 and 15 year,
यानी कितने प्रतिशत बच्चे 8th क्लास के बाद स्कूल गए। अगर इम्प्रूव करना है तो सब कुछ करना है। यानी कि अगर मान लो कि बच्चे जो हैं वो अगर पढ़ रहे हैं तो कितने साल तक के बच्चे पढ़े, 14 से लेकर 15 साल तक एज बच्चे थे, वो कितने स्कूल गए, उसके बाद क्या इम्प्रूवमेंट की, इम्प्रूवमेंट मतलब वो आगे पढ़े या नहीं पढ़े। ठीक है। अब एक क्वेश्चन राइज होता है, केरला जो हमारा इंडिया का एक स्टेट है उसमें IMR ठीक है अच्छी है परंतु लो कैपिटल पर कैपिटा इनकम है। ऐसा क्यों? कारण क्या है? वहाँ पर काफ़ी अच्छे तरह के क्लिनिक्स हैं, ठीक है, यानी कि हॉस्पिटल्स अच्छे हैं, वहाँ का डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम PDS पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम वो भी अच्छा है, इससे खाना जो है सब व्यक्तियों को, सब बच्चों को आराम से मिल जाता है। वहाँ पर स्कूल्स और कॉलेजेस बहुत अच्छे हैं, वहाँ पर काफ़ी तादाद में स्कूल और कॉलेजेस भी हैं। अगला टॉपिक आता है बॉडी मास इंडेक्स, बी से आया था BMI, बॉडी मास इंडेक्स। ये भी एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है आपका, ध्यान से सुनिए देखिए। अगर नहीं समझ में आता तो बैक करके वीडियो देखिए। BMI इसका फुल फॉर्म होता है बॉडी मास इंडेक्स। इससे पहले इसका फॉर्मूला क्या होता है? BMI का फॉर्मूला होता है वेट अपॉन हाइट का स्क्वायर, यानी कि वेट जो होना चाहिए वो केजी में होना चाहिए और हाइट जो होनी चाहिए वो मीटर्स में होनी चाहिए। ठीक है। तो अगर 18.5 से कम आए यानी BMI, अगर आप कहीं पूछा गया आपको कि BMI फाइंड कीजिए, तो अगर मान लो 18.5 से BMI कम आती है, क्या आती है? कम आए तो वो मतलब है वो कुपोषण का शिकार है, वो बच्चा जो है वो क्या है? कुपोषण का। कुपोषण मतलब वो कहते हैं इंग्लिश में अंडर नरिश्ड, कुपोषण का शिकार है। अगर BMI 18.5 से कम आती है तो बच्चा क्या है, व्यक्ति क्या है, जो परिवार है वो कुपोषण का शिकार है। अगर 25 से ऊपर आए तो वो क्या है, 25 ज़्यादा आए तो वो बच्चा जो है वो ओवरवेट, उसका वेट जो है वो क्या है, ज़्यादा है। ठीक है। और अगर 18.5 से 25 के बीच में आता है, 25 के बीच में BMI आता है आपका, तो बच्चा क्या है, नॉर्मल है। ठीक है। बॉडी मास इंडेक्स ऐसे लिखा जाता है। तो मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, इंपॉर्टेंट टॉपिक है BMI बॉडी मास इंडेक्स निकालने के लिए हमें फॉर्मूला लगाना पड़ता है। फॉर्मूला है वेट अपॉन हाइट ब्रैकेट में स्क्वायर। ठीक है। अब इसमें कंडीशन क्या है, अगर 18.5 से कम आता है, और ये याद रखना वेट बटा केजी में होना चाहिए और हाइट जो है वो मीटर्स में होनी चाहिए। अगर आंसर आपका 18.5 से कम आता है तो कुपोषण का शिकार है, यानी इसमें इंग्लिश में कहते हैं अंडर नरिश्ड, कुपोषण का शिकार है। अगर उसकी 25 आती है तो उसका मतलब क्या है, वो बच्चा क्या है, ओवरवेट है, उसकी वेट जो है, वजन जो है वो ज़्यादा है। और 18.5 से लेकर 25 के बीच में आता है तो उसका मतलब है वो नॉर्मल है। लास्ट टॉपिक है आपका आज का ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स लास्ट टॉपिक है आपका, तो उसको ध्यान देना बेटा।
इम्पोर्टेंट है ये भी, कभी बार क्वेश्चन आता है तो बीए में ज़्यादा आता है। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। दिव्यांशु ध्यान दे रहा है ना, नहीं दे रहा? फिर तो बाद में कहता है सर मुझे बार टॉपिक समझ में नहीं आया। सबसे ज़्यादा तेरी क्या होती है? तो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स HDI, ये रैंक होती है बेटा किसी भी कंट्री की अकॉर्डिंग टू देयर डेवलपमेंट, यानी कि जिस कंट्री के डेवलपमेंट विकास के अनुसार उस कंट्री को रैंक दिया जाता है। और ऐसे बहुत सारी बातों को नजर में रखा जाता है। कौन कौन सी बातों को नजर रखा जाता है? जैसे पर कैपिटा इनकम हुआ, एजुकेशन हुआ, हेल्थ है, लिटरेसी रेट है, साक्षरता उसका कैसी है, बच्चे कितने पढ़े हुए हैं, एंड लोग जो कंट्री में रहते हैं वो कितने पढ़े शिक्षित हैं, ठीक है। ये सब इसमें आता है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के अंदर। लाइफ एक्सपेक्टेंसी, इट इज द एज एक्सपेक्टेड लेंथ ऑफ द लाइफ ऑफ ए पर्सन एट द टाइम ऑफ बर्थ, यानी जब कोई इंसान पैदा होता है तो वो कितने साल जिएगा। अगर वो नॉर्मल इंसान की तरह रहेगा तो उसकी उम्र लाइफ एक्सपेक्टेंसी कहते हैं। कोई इंसान है, अगर वो इंसान नॉर्मल जीवित रहता है तो उसको लाइफ एक्सपेक्टेंसी कहते हैं। इंडिया के लिए लाइफ एक्सपेक्टेंसी जो है वो 68 ईयर्स है। कितनी है? 60 ईयर्स की अगर जी लिया तो बहुत जी लिया, ठीक है, क्योंकि पहले क्या था, बहुत था। और इंडिया की HDI रैंक जो है, इंडिया की ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स रैंक जो है वो 130 है। 130 के रैंक पे आती है, जो कि 188 के देशों में से अगर तुलना की जाए तो इंडिया की रैंक जो है वो क्या आती है? इंडिया रैंक 130 पोजीशन पे आती है 188 देशों में से, ठीक है। श्रीलंका की जो है वो 73 पर आती है, श्रीलंका। अब क्यों आती है? क्योंकि छोटा सा देश है, हमारे पॉपुलेशन इंडिया में ज़्यादा है, छोटा सा देश है, इसलिए वो 73 पर आता है। और एजुकेशन भी काफ़ी अच्छी है। एक टॉपिक और रह गया, अगर ये लास्ट रह गया है, उसके बाद मैं आपको होमवर्क दूंगा क्या करना है क्या नहीं करना आपको। तो लास्ट है टॉपिक आपका रिन्यूएबल रिसोर्सेज और नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। इन्हें क्या कहते हैं? रिन्यूएबल रिसोर्सेज कौन से होते हैं? जो कि रिप्लेनिश्ड बाय नेचर, यानी कि वो हमको प्रकृति ने दिए हुए हैं, ठीक है। और नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज कौन से होते हैं? जो कि प्रकृति ने नहीं दिया हुआ। एग्जाम्पल हो गया क्रूड ऑयल है, कोल है, उसको दोबारा हम क्या करते हैं? इस्तेमाल करते हैं, प्रकृति से निकाल के हम अपने लिए इस्तेमाल करते हैं। या तो प्रकृति ने पर ह्यूमंस को इस्तेमाल करते हैं। रिन्यूएबल क्या है? वो हमें नेचर से ही प्राप्त होता है, सनलाइट है, ग्राउंड वाटर है, वो नेचर से प्राप्त होता है। तो नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज को हम बहुत ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं और अपनी कंट्री की डेवलपमेंट के लिए, जैसे क्रूड ऑयल हुआ, क्रूड ऑयल को हम डेवलपमेंट के इस्तेमाल कर रहे हैं कि गाड़ियाँ बना रहे हैं, गाड़ियों को बाहर भेज रहे हैं, अदर कंट्रीज में एक्सपोर्ट कर रहे हैं उनको, और अपने गाड़ी डीजल पेट्रोल जो भी बन रहे हैं उसको कर रहे हैं। पर ओवर अपन ज़्यादा करेंगे तो क्या होगा? 75 समाप्त हो जाएगा। आप देख रहे होंगे दिन ब दिन ये जो प्राइसेस हैं वो बढ़ती चली जा रही हैं, और पेट्रोल की, डीजल की, ये कारण यही है, हम ज़्यादा उनका इस्तेमाल कर रहे हैं। तो मेन बात यही है कि चीज़ों को लिमिट में यूज़ करना चाहिए। और आशा करता हूँ आपको ये समझ में आया होगा। जो भी कोई परेशानी होती है आपको, ऐसी भी परेशानी होती है इससे रिलेटेड, इस चैप्टर से रिलेटेड, जैसे मैं जल्दी जल्दी कराया है, जो भी इम्पोर्टेंट लगे मुझे वो मैंने कराया है आपको। आशा करता हूँ समझ में आया होगा आपको। परेशानी कुछ होती है तो कमेंट जरूर करें, या उसका आंसर जरूर दूंगा, उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर पढ़ाऊँगा। तो होमवर्क यही है बेटा आपका, तो इस चैप्टर को आपको रीडिंग करना है। आपकी बुक आपके पास में अवेलेबल होंगी, नहीं है तो जल्दी परचेस करिए, NCERT की बुक है। उस बुक को परचेस करने के बाद जैसे फर्स्ट आपको डेवलपमेंट जो है वो रीडिंग करना है, और रीडिंग करने के बाद
रीडिंग करने के बाद उसको समझना है, जो टॉपिक समझ में नहीं आया उसको आप कमेंट करना है, वो मैं जरूर करूँगा। तब तक के लिए गुड बाय।